तो दोस्तों ये साल है 2003। यहाँ पर एक व्यक्ति का एक वीडियो टेप लीक हो रहा है जिसमें कि उसको एक किसी ड्रग का इंजेक्शन देकर नशे की हालत में उससे उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में पूछा जाता है और पूछा जाता है उसके किए गए घोटाले के बारे में, जिसके जवाब में वो बोलता है पॉलिटिशियंस आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। और वो कुछ बड़े-बड़े नामों का खुलासा करता है। तो आखिर कौन है ये व्यक्ति जिसके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है और आखिर इसने किया क्या है? जी हाँ, ये व्यक्ति है द वन एंड ओनली, आज तक का इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैमर अब्दुल करीम तेली। और इसने किया था स्कैम 2003 यानी स्टैम्प पेपर या स्टैम्प ड्यूटी स्कैम। और दोस्तों आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री के अंदर ये स्कैम सबसे बड़ा स्कैम रहा है। इस स्कैम का साइज जो रिकॉर्ड्स में बताया जाता है वो है 20,000 करोड़, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्कैम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ऊपर का स्कैम था। तो क्या सच है इस स्कैम का? और आखिर कैसे इस स्कैम को, इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया इस व्यक्ति ने जिसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। Exclusive video that Republic TV has access. Politicians are the backbone of the business. What all Abdul Karim Talgi VVIP treatment that he gets inside the Parampara Agra jail. سيدة كريم العدل الفطري سنة يبدو तो जानना शुरू करते हैं हम कुछ अब्दुल करीम तेलगी के अर्ली लाइफ से। तो ये साल है 1968। इसमें एक कर्नाटका के छोटे से शहर में अब्दुल करीम तेलगी का जन्म होता है। ये एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें कि इसकी माँ एक हाउसवाइफ होती है और इसका बाप एक क्लास 4 का या ग्रुप डी का भी बोल सकते हैं एक रेलवे एम्प्लॉय होता है। एक साधारण सी इसकी फैमिली थी, लेकिन बचपन में छोटी उम्र में जब ये काफ़ी यंग था तब इसके बाप का यानी इसके पिताजी का देहांत हो जाता है, वो गुजर जाते हैं। उसके बाद से इसकी फैमिली की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों के ऊपर आ जाती है। और अब जैसे कि इनका बैकग्राउंड रेलवे से जुड़ा रहा था तो ये ऐसे ही अपना जो है एक ठेला लगाता है रेलवे स्टेशन के ऊपर, जिसमें वो फल और सब्जियां बेचता था। उस स्टेशन पर दिन में 12 ट्रेन आया करती थी और उन 12 ट्रेन की मदद से ही उसका जो है घर बार चला करता था। तो उस टाइम पे अब्दुल करीम तेलगी ने अपने परिवार को ऐसे फंड करना शुरू किया। अब्दुल करीम तेलगी को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो अपनी एजुकेशन को भी ये काम करके उसने फंड किया। बीकॉम तक की एजुकेशन उसने प्राप्त की और अपनी स्कूलिंग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल सर्वोदय स्कूल से की। और बीकॉम तक की पढ़ाई करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी को जॉब भी मिल जाती है। कुछ जॉब वो करता है, कुछ जॉब वो चेंज करता है और कुछ जॉब से उसको निकाल दिया जाता है क्योंकि काम में उसका इतना अच्छा इंटरेस्ट था ही नहीं। अब्दुल करीम तेलगी हमेशा से क्विक रिच बनने की थ्योरी सोचता रहता था, क्विक रिच बनने का स्कीम ढूंढता रहता था। तो तब ऐसे में कर्नाटका में देखता है अब्दुल करीम तेलगी कि उसके जो आसपास वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गल्फ कंट्रीज़ के अंदर काम करने जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ अच्छा खासा कमा भी लेते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि वहाँ के रुपए की जो वैल्यू है, वहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू है वो रुपए से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसे में अब्दुल करीम तेलगी भी डिसाइड करता है सऊदी अरब जाने का और सऊदी अरब जाकर लगभग 7 साल वो काम करता है और कुछ पैसे इकट्ठा कर कर वो वापस से इंडिया आ जाता है। और इस बार इंडिया में आता है वो मुंबई में वो देखता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वो भी गल्फ कंट्रीज़ में खाड़ी देशों में जाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन कागजों में और डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होने की वजह से उनका जो है पासपोर्ट और वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। उनके डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से वो जा ही नहीं पाते हैं खाड़ी देशों के अंदर। तो ऐसे में अब्दुल करीम तेलगी को यहाँ से उसका पहला स्कैम मिल जाता है जो कि है फेक पासपोर्ट। यहाँ पर वो फेक पासपोर्ट बनाता है, अपने वीज़ाज को फ्रोज करना शुरू करता है एंड बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पर ट्राई करता है और फेक डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके वो और तो और दूसरे देशों में लोगों को भेज भी देता है। तो कुछ टाइम बाद में ऐसे में अब्दुल करीम तेलगी पकड़ा जाता है और पकड़कर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन हम सब जैसे जानते हैं कि जेल दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स, अलग अलग क्रिमिनल माइंड वाले लोग एक जगह आ जाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग तो वहाँ से सुधर कर निकल जाते हैं जिनको असल में सुधरना होता है, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा बिगड़ कर निकलते हैं और अब्दुल करीम तेलगी कैटेगरी 2 में फॉल करता था। तो वहाँ जेल में तेलगी को एक व्यक्ति मिलता है जो कि इस पूरे
प्लान का, इस पूरे स्टैंप ड्यूटी वाले स्कैम का मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था राम रतन सोनी। जी हाँ, राम रतन सोनी ही वो व्यक्ति है जो कि इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड था। राम रतन सोनी भी फंसा एक स्कैम में ही था, जिसमें कि उसने फेक शेयर सर्टिफिकेट्स बनाए थे। फेक शेयर सर्टिफिकेट, जैसे कि आप जानते ही हैं, पहले टाइम में एक शेयर सर्टिफिकेट होता था जो कि एक पेपर का टुकड़ा होता था। बेसिकली वो उसकी बाय और सेल हुआ करती थी स्टॉक मार्केट में। वो उस टाइम पे शेयर होता था, वही शेयर बाजार में काम आता था। तो वो जो शेयर सर्टिफिकेट होता था, उसी को ही इस व्यक्ति ने नकली बनाया हुआ था और इसको वो बेच करके पैसे कमा रहा था। और ऐसे में ये फेक शेयर सर्टिफिकेट बेचने की वजह से पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर तेलगी और रतन सोनी दोनों के दोनों मिलते हैं और बात करते हैं, जिसमें कि वो बताता है कि मैं इस वजह से पकड़ा गया हूँ। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर तेलगी भी कर रहा था, क्योंकि तेलगी पासपोर्ट को फॉर्ज कर रहा था और रतन सोनी यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट को फॉर्ज कर रहा था। तो यहाँ पर रतन सोनी तेलगी को हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में बताता है, कैसे उसने फेक बीआर बना करके करोड़ों का स्कैम किया था। और यहाँ पर ये स्कैम के बारे में रतन सोनी जब तेलगी को बताता है, तो साथ में बताता है कि मैंने ये गलती की है कि मैंने फेक शेयर सर्टिफिकेट बनाए हैं। मैं बाहर जाकर इसको सही करूँगा और बनाऊंगा फेक स्टैम्प पेपर। फेक स्टैम्प पेपर एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार लोग उसमें काम करते हैं, जो भी उनकी जुडिशियल रिक्वायरमेंट्स हो, उसके बाद में वो स्टैम्प पेपर एक तिजोरी के अंदर बंद हो जाता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता। लेकिन उसी के विपरीत शेयर सर्टिफिकेट कुछ ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है और इधर से उधर घूमती रहती है, जिस वजह से मैं पकड़ा गया हूँ। लेकिन एक बार जब स्टैम्प पेपर अंदर चला जाएगा तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो मैं अब बाहर जा कर के ये स्टैम्प पेपर वाला काम करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब टाइम बीतता है और अब राम रतन सोनी और अब्दुल करीम तेलगी की रिहाई का टाइम भी आ जाता है। और अब रिहा होने के बाद में अब्दुल करीम तेलगी और राम रतन सोनी इलीगल स्टैम्प पेपर का काम शुरू करते हैं। शुरुआत में वो काम क्या करते हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि हम एक शेयर सर्टिफिकेट देते थे, तो उसके साथ में हमें एक स्टैम्प पेपर भी देना होता था जिसको हम शेयर बेच रहे हैं, जिसमें हम अपना कंसिडरेशन देते थे कि मैं ये जो शेयर है इस व्यक्ति को बेच रहा हूँ और इस व्यक्ति के मैं ये नाम कर रहा हूँ। लेकिन जब ये व्यक्ति जिसको ये शेयर अक्वायर हुए हैं, ये किसी थर्ड पार्टी को ये शेयर बेचता था, तो ऐसे में अब ये स्टैम्प पेपर किसी काम का नहीं रहता था। तो ये जो स्टैम्प पेपर है जो अब किसी भी काम का नहीं रहा है, ये स्टैम्प पेपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर में रद्दी के भाव से मिला करते थे। वहाँ से ये लोग रद्दी के भाव से उस स्टैम्प पेपर को खरीदा करते थे, उसकी इंक को इरेज करके उसको दोबारा से बेच दिया करते थे। उसको दोबारा से बेचकर वो वहाँ से अच्छा खासा पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी को इससे और ज़्यादा पैसा कमाना था। उसकी भूख यहाँ पर शांत नहीं हुई थी। तो ऐसे में अब्दुल करीम तेलगी को सबसे पहले तो इस फेक बिजनेस को, इस इलीगल बिजनेस को लीगल दिखाना जरूरी था, जिसके लिए कि अब्दुल करीम तेलगी डिमांड करता है एक लाइसेंस की इंडियन गवर्नमेंट से, और भारत सरकार भी अब्दुल करीम तेलगी को लाइसेंस दे देती है स्टैम्प पेपर बेचने का। अब अब्दुल करीम तेलगी लीगली इलीगल काम कर रहा था, यानी वो इलीगल तरीके से अपना जो है स्टैम्प पेपर तो जमा कर रहा था, लेकिन उसको बेच वो लीगली रहा था, क्योंकि कोई पता नहीं कर सकता था कि ये जो स्टैम्प पेपर बेच रहा है वो इलीगल तरीके से बेच रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति के पास में लाइसेंस तक है उन स्टैम्प पेपर को बेचने का। लेकिन अब स्टैम्प पेपर, खाली उन स्टैम्प पेपर से अब्दुल करीम तेलगी का क्या होने वाला था जो बीएससी के बाहर बिक रहे हैं। अब्दुल करीम तेलगी को तो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा काम करना था, उससे भी बहुत बड़ा स्कैम ये करना था। तो उसके लिए अब अब्दुल करीम तेलगी को ज़रूरत होती है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की, प्रिंटिंग मशीन्स की। अब अब्दुल करीम तेलगी देखता है कि कैसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ उन स्टैम्प पेपर्स को, जिसमें कि उसको पता चलता है कि नासिक के अंदर इसका जो है प्रिंटिंग प्रेस है, इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। जी हाँ दोस्तों, नासिक के अंदर ही प्रिंटिंग प्रेस है आज भी वो, जिसमें कि इन सभी स्टैम्प पेपर्स की जो है प्रिंटिंग होती है। आप भी चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। हाँ, तो अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो अब्दुल करीम तेलगी वहाँ पर कुछ लोगों को जो है अब ब्राइब करता है, रिश्वत देता है, घूस खिलाता है, और घूस खिलाने के बाद में अब्दुल करीम तेलगी उनसे कुछ काम लेता है, जो कि था तेलगी उन मशीन्स को स्क्रैप प्रूव कराकर खुद खरीद लेता है, खुद अक्वायर कर लेता है प्रिंटिंग करने के लिए स्टैम्प पेपर्स की। तो जी हाँ, पहले दोस्तों क्या होता था नासिक की जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें, कि जो मशीन स्क्रैप हो जाती थी उनका ऑक्शन कर दिया जाता था, और जो हाईएस्ट बिड सबमिट करता था उसको
उसको वो मशीन बेच दी जाती थी। तो अब यहाँ पर अब्दुल करीम तेलगी क्या करता था कि कुछ लोगों को वहाँ पर ब्राइब कर देता था और ब्राइब करने के बाद में उनको जो है मशीन के खराब होने से पहले ही, अच्छी तरह स्क्रैप होने से पहले ही उसको स्क्रैप की तरह ट्रीट करा करके उसको निकालता था और हाईएस्ट बिड सबमिट करके वो खुद ही उस मशीन को खरीद लेता था। बात रही प्रिंटिंग पेपर्स की और इंक की, जो कि रिक्वायर होती थी इनकी प्रिंटिंग के लिए। तो स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर होता था उसको भी वो ब्राइब करके पता कर चुका था और वहीं का कोई व्यक्ति उसको हेल्प कर रहा था ये सारी चीज़ें अरेंज करने में। तो ये सारी चीज़ें जब वो पेपर, अपना इंक और ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी मशीन जो अक्वायर जब तेलगी कर चुका था, तो उसके बाद उसने अपने स्टैम्प पेपर्स के प्रिंटिंग की शुरुआत कर दी और यहाँ से शुरुआत होती है अब्दुल करीम तेलगी के नए चैप्टर की। अब अब्दुल करीम तेलगी इस चीज़ को इतनी बड़ी स्केल पे करने वाला था कि आप सभी के होश उड़ सकते हैं। इतना बड़ा ये स्केल अचीव करने वाला था कि आज तक की इंडियन हिस्ट्री के अंदर में कभी भी इतना बड़ा स्कैम हुआ ही नहीं है। और इस चीज़ की बात हम कहने वाले हैं अगले पार्ट में। इस वीडियो का अगले वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इतना बड़ा स्कैम इस अकेले व्यक्ति ने किया और क्यों इस व्यक्ति को ड्रग तक देना पड़ा इसके ये सारी चीज़ें निकलवाने के लिए। और वो कौन नाम थे, कौन वो पॉलिटिशियंस थे जिनके बारे में अब्दुल करीम तेलगी नशे की हालत में बात कर रहा था और बाद में उनका क्या हुआ। तो ये सारी बातें हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें कि आप अपनी ट्रेडिंग कर सके, शेयर्स को बाय सेल कर सके, आईपीओ के लिए अप्लाई कर सके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जरूर से उस लिंक को चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना हो तो आप उस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो हम आपसे जल्दी ही इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।